इस करंट सेटिंग में मुझे ऐसे लगता है कि आपके 2 बॉक्सेस तो बड़े अच्छे टिक हो रहे हैं और 2 बॉक्सेस को बहुत अच्छे टिक नहीं हो रहे। अगर तो आपने 491 का अप्लाई किया, आपको इनविटेशन आ गया, फाइनल इनविटेशन आया। अब फाइनल इनविटेशन के बाद आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो आप टेक्निकली ब्रिजिंग वीज़ा पे है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। तो चलते हैं आज के सवालात की तरफ। मैं आपके सवालात पढ़ूंगा और उनका जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल है कि ग्रेट इन्फॉर्मेशन, इफ दे कैंसिल समवन वीजा ऑन एयरपोर्ट, हाउ ही कैन एंगेज अ सॉलिसिटर इन दिस केस बिकॉज दे सेंड दिस पर्सन इंस्टेंटली बैक। अच्छा, इस पे मैंने पहले भी बात की हुई है कि अगर किसी को एयरपोर्ट पे वीजा कैंसिलेशन का नोटिस देते हैं तो क्या होता है। तो इस पे आमतौर पे क्या होता है कि जब कोई भी केस ऑफिसर या ऑफिसर आपको रोकता है किसी को भी, और उससे ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होती हैं, तो वो रोक के सवाल जवाब करता है। अच्छा, सारी सेटिस्फैक्शन के बाद वो क्या करेगा या केस ऑफिसर क्या करेगी कि एक टेट्रा 1 फॉर्म देते हैं जिसके ऊपर रीजंस लिखी होती है कि आपका वीजा हम कैंसिल करने जा रहे हैं। इस दौरान या सवाल जवाब से पहले ही आप कह सकते हैं कि आपको लीगल आप कुछ असिस्टेंस चाहिए, तो आपका राइट है, आप सॉलिसिटर से बात कर सकते हैं। यू शुड हैव समवन इन योर कॉन्टैक्ट नंबर, या आप उसको ईमेल करें या आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरी बात करवाएं। अपने बारे में, अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में ज़रूर बताएं, यानी अपनी आइडेंटिटी वगैरह तो ज़रूर बताएं। उससे आगे आप उनको कह सकते हैं कि आपको लीगल हेल्प चाहिए और आप बात करना चाहते हैं, तो वहाँ से सॉलिसिटर टेकअप कर सकता है। इसके अलावा आपने ये लिखा कि इंस्टेंटली वीज़ा कैंसिल करके इंस्टेंटली डिपोर्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता आमतौर पे। जब टेट्रा 1 फॉर्म दिया जाता है, उसकी कैंसिलेशन होती है, तो आमतौर पे इसको डिटेंशन में ले जाते हैं, डिटेंशन होटल वगैरह या जहाँ पे भी वो लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे ले जाते हैं, और तकरीबन 1-2 दिन तो बंदा रहता ही है। तो इंस्टेंटली ऐसा नहीं होता, तो आप लीगल एड ले सकते हैं और वहाँ से सॉलिसिटर आपके केस को टेकअप कर सकता है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि सर, डज इमिग्रेशन नो हाउ मच वी हैव वर्कड ऑन उबर, डज एटीओ शेयर। अच्छा, ये बहुत दफा सवाल पूछा जा चुका। इसके ऊपर ये है कि देखिए, आप उबर को एक एम्प्लॉयर के तौर पे ले, यानी आप एक एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं जिसकी एक प्रोफेशनल सेटिंग है। आपने क्या किया, उस एम्प्लॉयर ने आपको जब सैलरी दी अगेंस्ट योर सर्विसेज या जो भी आप काम कर रहे हैं या आपकी एम्प्लॉयमेंट के, तो जब उन्होंने दिया तो एम्प्लॉयर ने उसको रिपोर्ट करना होता है कि आपका जो, उनका जो एम्प्लॉयर का जो काम है उसमें ये एक्सपेंस कंसीडर होता है। यानी कोई भी एम्प्लॉयर आप किसी को सैलरी जब देता है या सर्विसेज के अगेंस्ट इनवाइस पे करता है, उसके वो एक्सपेंस में आता है। तो एम्प्लॉयर जाके एटीओ को बताता है कि मेरा ये एक्सपेंस हुआ और इन सर्विसेज के या इस एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट मैंने ये पे किया, तो उसको ऑब्वियसली फायदा होता है एम्प्लॉयर को, क्योंकि वो एक्सपेंस में निकल गया। इसी तरह आप वहां पे जाके या जो काम कर रहा होता है वो भी एटीओ को रिपोर्ट करता है। मतलब कहने का ये है कि अगर उबर को आप एज अ एम्प्लॉयर देखें तो उबर क्या करेगा, उबर ने जब आपको पे किया, यानी उबर का एक राइड किसी ने बुक की, जिसने राइड बुक की उसने उबर को पे किया। अब उबर के पास वो पैसा आ गया, उसमें से कुछ पैसा उबर ने रखा और कुछ पैसा ड्राइवर को दे दिया। जो पैसा ड्राइवर को दिया उबर का वो एक्सपेंस होगा और बाकी जो रख लिया वो उबर की इनकम में आएगा। अब जो एक्सपेंस होगा उसको उबर ने क्या करना है, जाके एटीओ को बताना है कि ये मेरा एक्सपेंस है इस ट्रांजैक्शन के अंदर और ये मेरी इनकम में आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहने का मतलब ये है कि भाई एज अ एम्प्लॉयर, ये एज अ कोई बिजनेस काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो एटीओ को रिपोर्ट करता है। हाँ, उबर का एक स्केल बड़ा है, तो इसका ये मतलब कतन नहीं है कि उबर बहुत सारी चीजें छुपाता होगा। एक ऑनलाइन सिस्टम है, ये अपने टैक्सेस के मुताबिक अपने एक्सपेंसेस को एटीओ के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट और एटीओ और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट दोनों ऑब्वियसली फेडरल इदारे हैं, तो ये एक दूसरे से का कोरेस्पोंडेंस कर सकते हैं और अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो क्या करेगा, कल कला को अगर इमिग्रेशन को किसी का जानना है तो वो क्या करेंगे, वो एटीओ को जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप इसका डेटा दे दें, तो एटीओ दे सकता है। मतलब कहने का ये कि भाई ऐसा होता है, ऑनलाइन सिस्टम है, डेटा शेयर हो सकता है, इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि
सर 491 की होप है विद 70 पॉइंट्स इन मैकेनिकल इंजीनियर विद 8 इयर्स एक्सपीरियंस। आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो पॉइंट्स तो कम है मेरी नज़र में। आपने ये नहीं लिखा कि ये 189 के हैं, 491 के या 190 के लिए आपने लिखा, तो पॉइंट्स तो मेरी नज़र में कम है। लेकिन 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको इमिग्रेशन वाले या अगर कोई स्टेट आपको नॉमिनेट करने जा रही है तो वो कंसीडर करते हैं। वो पॉइंट्स क्या है? हाउ यंग यू आर। अगर आपके इस एक्सपीरियंस से ये मुझे लगता है कि आप 31, आप 32-3 से ऊपर ही शायद हो। दूसरा, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आपका बैचलर्स तो होगा, तो ये एक टिक बॉक्स है। तीसरा, आपका जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो क्या है? तो मुझे इधर से देख के यूँ लगता है कि शायद 7 ईच से ज़्यादा ना हो, यानी प्रोफिशिएंट इंग्लिश से ज़्यादा ना हो, तो ये एक ग्रे एरिया है। चौथा, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एक तो ये कि कितना लंबा है, दूसरा आप करंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस करंट सेटिंग में मुझे ऐसे लगता है कि आपके 2 बॉक्सेस तो बड़े अच्छे टिक हो रहे हैं और 2 बॉक्सेस को बहुत अच्छे टिक नहीं हो रहे। तो आप बेहतर ये है कि आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को बेहतर कर लें। अगर आइट्स दिया है तो पीटीई की तरफ जाएं, वो ज़्यादा स्कोरिंग है। उसके अलावा आप नाटी भी दे सकते हैं। अगर आपका पार्टनर है तो उनके से 6 ईच करवा के आप 5 पॉइंट्स वो भी ले सकते हैं, और स्किल असेसमेंट अगर होती है तो उसकी भी कोशिश करें, फिर जाके आपके चांसेस बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि चांसेस आर 50-50, यानी 2 बॉक्सेस बड़े अच्छे टिक हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे, तो आपको इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपका इन्विटेशन आ सकता है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि इफ समवन गेट्स 491 इनवाइट एंड वीजा while living in regional area and on 491 visa, can the same person apply for subclass 189 EOI again and will she be considered for that? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर किसी का 491 का वीजा और इनविटेशन आ गया तो क्या वो 189 के लिए भी अप्लाई कर सकता है? इसको समझते हैं। अगर तो आपने 491 का अप्लाई किया, आपको इन्विटेशन आ गया, फाइनल इन्विटेशन आया, अब फाइनल इन्विटेशन के बाद आपने वीजा अप्लाई कर दिया तो आप टेक्निकली ब्रिजिंग वीजा पे है, तो ग्रांट तक आपका अगर 189 का इनविटेशन आता है तो आप ब्रिजिंग ए पे भी रहते हुए 189 अप्लाई कर सकते हैं, 190 पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इनविटेशन आ सकता है। लेकिन अगर 491 ग्रांट तो हो गया तो आप 3 साल तक कोई और वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। यानी आपका 491 वाली जो ऑप्शन कंडीशंस है उसके साथ ये भी एक कंडीशन लगी आती है कि आप 3 साल तक कोई और वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि 491 आपको ग्रांट हो गया, 3 साल वहीं से स्टार्ट हो गए, तो भाई 3 साल के बाद वैसे ही आप 191 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो 189 के लिए क्यों जाएंगे? तो आपने ये देखना है कि ग्रांट से पहले पहले के लिए आप कर सकते हैं, ग्रांट के बाद 3 साल तक नहीं कर सकते, चौथे साल में आप जरूर कर सकते हैं। तो चौथे साल पे आमतौर पे लोग 191 के लिए ही तैयारी कर रहे होते हैं। एक तो वो सस्ता भी है और सीधा सीधा रास्ता है, दोबारा से सारे वो पॉइंट्स वगैरह करने की आपको वो ज़रूरत नहीं रहती। होप आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि Nasir sir, I had submitted the EOI and ROI form in February but the reply has not been received yet. What could be the reason? आपने ये जो सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था। आप ऑक्यूपेशन में लिखते थे, आप अपनी स्टेट पे लिखते थे। तो मैं अस्यूम करता हूँ कि अगर आपने EOI ROI की है तो वो विक्टोरिया की थी। तो अगर विक्टोरिया की ROI थी तो विक्टोरिया 4 से 6 वीक्स के हर 4 से 6 वीक्स में अपना इन्विटेशन राउंड रन कर रहा है। मतलब ये है कि वो आपको दोबारा ROI अब करने की ज़रूरत नहीं है until unless you get the notification। वैसे जो विक्टोरिया ने बहुत सारी पुरानी EOIs ख़त्म कर दी थी और उन्होंने कहा था आप दोबारा नई EOI करें। अपने इनबॉक्स में जाके देखें, अगर तो आपकी ख़त्म हो चुकी, बल्कि ये नोटिफिकेशन भी आया था, तो भाई इसको दोबारा कर लें। इसके अलावा ROI का आपको आमतौर पे करस्पॉन्डेंस ये आती रहती है, और ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ विक्टोरिया की। तस्मानिया भी आपको करस्पॉन्डेंस देता रहता है, तो आप अपने सिस्टम में जाके चेक करें कि एक्टिव है या नहीं है। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज विक्टोरिया ने तो कहा था भाई नहीं कर लें तो नहीं कर लें अपने नए फाइनेंशियल ईयर से, ताकि उन्होंने पुरानी से जान छुड़वा ली। बाकी स्टेट के साथ आप एक ईमेल भी कर सकते हैं, तो जाके लॉगिन करके अपनी ROI चेक कर सकते हैं। EOI आपकी वही रहेगी। EOI आमतौर पे 2 साल तक उसकी वैलिडिटी रहती है, तो EOI को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ROI के ऊपर आप फोकस करें। अगेन ये मैंने अस्यूम किया है कि आपकी स्टेट का कर रहे होंगे। होप आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि 1 जुलाई 2024 से विजिटर वीजा सब क्लास 600 स्टडी में चेंज हो सकता है या नहीं, प्लीज बताएं।
1 जुलाई 2024 से विजिटर वीज़े पे आने वाले और बहुत सारे ऐसे वीज़े हैं, ETA है और भी वीज़ाज़ हैं, उस पे आने वाले स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये बड़ा ब्लैक एंड वाइट रूल आ चुका, लेकिन ज़हन में रखें ये ऑनशोर रहते हुए नहीं कर सकते। ये स्केड्यूल 1 में भी रूल आ गया। तो अगेन आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आप विजिटर वीज़ा पे आते हैं, इट डजंट मैटर आप टूरिस्ट पे हैं, स्पॉन्सर फैमिली पे है। स्पॉन्सर फैमिली में आए तो वैसे ही 8503 लगा होता है और वेवर चाहिए, मिल भी जाए वेवर, उसके ऊपर अप्रूवल हो भी जाए, तो भी आप स्टूडेंट वीज़ा ऑनशोर रहते हुए अब अप्लाई नहीं कर सकते। टूरिस्ट में भी आए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। होप आंसर द क्वेश्चन। ये आपके कुछ सवाल है, कमेंट है, क्यूरीज थी, तो मैंने कोशिश ये की कि मैं इनको कवर कर सकूं। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।